बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी शामिल करेंगे और इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे 11:05 पर। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब पहली खबर की तरफ हम चल रहे हैं और पहली खबर है सोलर सिस्टम इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर की कीमत में 100% इजाफा। अच्छे रह गए हैं जो लोग जिन्होंने लगवा लिया, हम जैसे लोग अभी इंतजार कर रहे थे। नई कीमत 33,000 से बढ़कर 65,000 रुपए तक जा पहुंची। वजह शायद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वजह तो ये है कि चूँकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं और AMI मीटर अब लगाए जाएंगे कि सिम उसमें लगेगी। इन दोनों मीटर्स में फ़र्क है? फ़र्क है। अच्छा। कि फंक्शन सेम है। अच्छा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोलर के लिए जो चाहिए वो ठीक है सॉफ्टवेयर, लेकिन जो उसमें जिद्दत लाए हैं वो ये है कि इसमें सिम नस्ब होगी और मीटर रीडर इसकी रीडिंग नहीं लेगा, कंट्रोल रूम की मदद से इसकी रीडिंग ली डायरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कीमत का। कीमत पे बहुत दिन से ये मामला चल रहे हैं। नवंबर में भी ये जब 15 नवंबर के बाद कहा गया कि NOC जारी नहीं होंगे, NOC का मतलब कि जारी करती थी लेस्को और उसके बाद मार्केट से लोग बराह रास्त जो बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर था वो खरीदते थे और उस बार लगवा लेते थे। उसके बाद कहा गया कि लेस्को के पास स्टॉक आ गया है, डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। अब डिमांड नोटिस जो दिया जा रहा है वो कहीं 65,000 का है, कहीं 75,000 का है, मतलब उसमें भी वेरिएशन है। और जो अगर स्टोर की रेट की वजह क्या है? उसकी मैं वजह बता दूँ। इसकी जो अगर स्टोर रेट की अगर बात की जाए तो उसमें जो लिस्ट लेस्को की जारी होती है उसमें वो मीटर की कीमत 43,100 रुपये शो हो रही होती है। अच्छा, 8% उन्होंने स्टोर चार्जेस लेना होता है। मैक्सिमम ये डिमांड नोटिस 48-49,000 तक जाना चाहिए था, इससे ज़्यादा तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन समझ से बाला है कि सब डिवीजन्स में अभी तक ये बात सही तरीके से कन्वे ही नहीं की गई कि आपने कितने का डिमांड नोटिस देना है और मीटर की कीमत कितनी, जिसका जो वो करता जा रहा है। आप 75,000 रुपये जो दे रहे हैं उसका ग्रिड शेयरिंग का कहते हैं जी। कुछ सोसाइटीज़ हैं जो ग्रिड शेयरिंग देती हैं, ग्रिड की मेंटेनेंस के हवाले से लेस्को पैसे रिकवर करती, वो एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें डाल दिए जाते हैं। लेकिन मेरा यहाँ बात करने का मकसद ये है कि अब दो हफ्ते कबल भी आप देखें जो हमारे वफाकी वजीर पावर डिवीजन है अवैस लगारी, उन्होंने कहा कि हमने सोलराइजेशन पे जाना है, हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। लेकिन आगे डिस्कोस क्या कर रही हैं, लेस्को आगे क्या कंज्यूमर्स के साथ कर रहा है, ये आपके सामने है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये सोलर सार्फिन के लिए तो एक के बाद एक मुश्किल करते चले बिल्कुल होएगी। तो इस चीज की हम हौसला अफजाई कैसे करेंगे? अब मजीद लोग जो सोलर लगवाएं, लोग तो अपना बजट जिस तरह मर्जी मैनेज कर रहे थे, हर बंदा ये सोच रहा था अब सोलर पे जाना है, अल्टीमेट एक की, क्योंकि आगे बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो सकते। तो ये तो मेरे ख्याल से इनको हजम ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में लेस्को को इसकी कीमत तयन करके नोटिफाई करनी चाहिए और सब डिवीजन्स की सतह पे लोगों को इस बारे में आगाह कर देना चाहिए कि हम लोगों ने जो मार्केट से ख़रीदारी की लेस्को, उस पर जो उनके इजाफी चार्जेस हैं, स्टोर चार्जेस ठीक है लें, ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रखने के आने के वो ले और उसके बाद वो लगा दे। लेकिन ये 20-25 हज़ार का जो इसमें डिफरेंस आ रहा है, ये समझ अभी नहीं आ रही कि इसको किस तरह क्लियर करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारिफ जो है वो सोलर की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी बढ़ती जा रही है। हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो आगे हालात जा रहे हैं, ऑब्वियसली ना तो कोई बिजली के बिल अफोर्ड कर पाएगा, कंपनी पे भी बोझ कम होगा, बड़ा बोझ कम। देखिए, कंपनी की अगर बात करें तो 700-800 मेगावाट पिछले सीजन में दिया है, ठीक है, सोलर ने और उसकी वजह से देखें आपकी लोड शेडिंग बहुत कम हुई है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी तरफ जो लेस्को 6000 मेगावाट पे चलती थी वो 42,000 मेगावाट पे चलती रही, 1800 मेगावाट कम रही बिजली। और अभी अगर सिस्टम लग जाए, ये 2-3 महीने में लगेगा, अभी थोड़ा वेदर चेंज होने दें और कंज्यूमर दोबारा आएंगे, जो कि पहले मार्केट बिल्कुल क्रैश हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट बढ़ना शुरू हो गया। 3-4 रुपये पर वाट के हिसाब से अब सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ गई हैं, इधर से मीटर की कीमतें बढ़ गई हैं। अब देखें, जब चीज़ एक तरफ लोग राग़िब होते हैं तो वो माफिया एक्टिव होता है और फिर कीमतें बढ़ती हैं। अब क्या होगा कि लेस्को जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, वो मीटर की कीमत ज्यादा वसूल कर रहे हैं, उधर सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो दोनों तरफ से कंज्यूमर पिसेगा। मेरे ख्याल में कोई इस तरह की मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है
ताकि कंज्यूमर, ठीक है मार्केट में वो सोलर पैनल्स खरीदने जाएगा, वो बारगेनिंग करे, जिस तरह खरीद के लगवाए, वो उसका सर दर्द है वो लगवा आप लेगा। तो मुश्किल ना करें, लेस्को की हद तक तो मेरे ख्याल में अकोमोडेट करने की जरूरत है। आपको तो फैसिलिटेट किया जा रहा है ना। देखें हमने पिछले कुछ 4-5 साल पीछे चले जाएं तो हमें यहाँ से गर्मियों में तो बिजली मिलती नहीं थी, हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही होती साहिब साहब कंपनी का ये मसला था ना, तलब और रसद में बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब आपको आसानी सूरत अब मिल आपको रही है। आसानी इस तरह मिल रही है कि आपको जो कंज्यूमर है वो खुद आपको फैसिलिटेट कर बिल्कुल रहा ऐसे ही है, है। वो आपको बिजली बना के वो आपको सिस्टम में डाल रहा है, फिर आप सस्ते दामों में लेते हैं, फिर उन्हीं को महंगे दामों में देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोगों के लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करें जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अगर कोई सोलर पे बिजली बना के आपको दे रहा है तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, वो डायरेक्ट भी चला सकता है। लेकिन जो ग्रीन मीटर्स लगवा के और जिस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मैंने देखा है जो सोलर लगवा लेता है उसके लिए ये बहुत बड़ा हदफ होता है कि वह ग्रीन मीटर लगवाए। उसके लिए सिफारिशें भी चाहिए होती हैं, पता नहीं 10-12 हज़ार से शुरू हुआ होगा, आप 65,000 की बात हो रही है। 35,000 रेट था आज से 6 महीने पहले जब लेस्को खुद देती थी। मतलब जब लेस्को डिमांड नोटिस देती थी, जब स्टॉक खत्म होने से पहले तक ये बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर 33,500 का था। ठीक है मान लिया आपने AMI मीटर बना लिया, उसकी कीमत 43,500 आ रही, 10,000 बढ़ के आ गई। 43,000 फिर भी अफोर्डेबल है। आप उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल करें, स्टोर के चार्जेस शामिल करें, फिर भी 50+ नहीं कीमत ये बनती। आप 65,000 75,000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। और इसमें भी जिसका जो दिल करे। अच्छा ये भी होता है कि आप को थोड़ा सारिफीन को ये परेशान किया जाता है कि मीटर है नहीं और उस पे भी कीमत ज्यादा वसूल कर ली जाती है। बहुत सारे लोग ये भी उस पर रिश्वत ज्यादा वसूल कर ली जाती है। वही ना, ये जो ब्लैकमेलिंग होती है कि जल्दी काम करवा देंगे, उसको कहते हैं स्पीड मनी। स्पीड मनी आप उसको कह लें, वैसे तो उसको रिश्वत कहना चाहिए। ये स्पीड मनी जरा मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है, रिश्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। आप रिश्वत देंगे तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे। डिमांड नोटिस देखे, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन इस स्टोरी देने का मकसद ये है कि लेस्को को कीमत का तयन करने की जरूरत है, नोटिफाई करने की जरूरत है। कीमत कर दे ताकि उस पे कोई लोगों के सामने एक चीज आ जाए। आपका स्टोर कहता है जी हमारे पास जो स्टॉक आ रहा है वो 43,500 में आ रहा है, उस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके बनने हैं 3300 रुपए और 8% आपने स्टोर चार्जेस लेने हैं। ये लगाकर भी आपके 49,000 कुछ रुपए बनते हैं। आप फिक्स करके चीजें बता दें भी आपने सारा सिस्टम जो कंप्यूटराइज कर दिया है, कंज्यूमर के लिए आपकी हर चीज़ कंप्यूटराइज है। वो कुछ भी वायलेशन मारता है तो आप कहते हैं देखें सिस्टम में आ गई हैं। तो फिर आपको ये चीज़ें भी हाईलाइट कर देनी चाहिए ना, वेबसाइट पे बता देना चाहिए कि इतने मीटर हमारे पास पड़े हैं, ये आपका नंबर लग गया है, इस दिन आके बंदा आपको मीटर लगा जाएगा। लेकिन ये हो भी जाए तो उस तरह अमल दरामद होता ही नहीं। आप ये देखें कि आपके जितने डिपार्टमेंट्स IT बेस्ड हैं उसमें आप पुलिस को ले लें, एक्साइज को ले लें, FBR को ले लें, PRA को ले लें, आप कोई वायलेशन करते हैं ना तो उस पर फौरी आ जाएगा जी ये देखें कंप्यूटर बोल रहा है। अगर जहाँ पे आपका राइट है तो वो कहेंगे अभी बंदे नहीं हैं, अभी ये जो आपका कार्ड बनना था वो हमारा मटेरियल नहीं है, 100 हीले बहाने। और इसमें अगर आप कोई फीस अगर 1,000 रुपया है, 700-500 रुपया देंगे, आप सारी क्यू तोड़ देंगे, IT वाली क्यू भी टूट जाती है। और ये सिप्रा साहब इसको मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। फिर वो आपका नंबर टाइम पे लगा देते हैं, हो सकता है मीटर आपका 2 माह पहले लग गया हो। लेकिन इस पर तयन करना जो है ना कीमतों का बहुत जरूरी है, अदरवाइज जिसका जितना दिल करेगा वो वसूल करता जाएगा। वो फिर आप स्पीड मनी कह ले, रिश्वत कह ले, एक्चुअली ये रिश्वत है और लोगों को परेशान करने का तरीका है। फिर कंपनी क्या फायदा दे रही है? कंपनी तो नुकसान पे नुकसान सारिफ कर रही है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है और अगर इस पर स्पेशल तवज्जो ना दी जाती तो बेचारा ख़ानदान जो था उसके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जानी थी। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये स्पेशल काविश की गई। सऊदीया में जालिम नशियात केस में गिरफ्तार फैमिली वापस आ गई और उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात भी की है। अली साही साहब, ना ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मैं अभी जब उम्रे पे गया तो किसी दोस्त ने मुझे कोई सामान दिया वहाँ के लिए, मैंने अच्छा ये वैसे तमाम लोगों के लिए रेगुलेशन है, हमें इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। बाकायदा उसको ना सील लगी हुई थी, मैंने वो अमानत में खयानत की, मैंने उसको खोला, मैंने देखा इसमें है ना ये रिस्क तो बिल्कुल ना लें, ऐसी खयानत कर लें जो आपके गले पड़े। खोला उसको देखा कि इसमें क्या है। ये ना मेरी अपनी सोच है, मैं क्योंकि मैं जब भी उम्रे पे जाता हूँ वो बड़ी सख्ती के साथ देखते हैं हमारी चीज़ों को, हमें तो बिल्कुल वो बड़े अच्छे तरह से चेक करते हैं ना। तो यहाँ से निकलना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से जाना चीज़ों को मुश्किल नहीं है।
लेकिन जब वहाँ पे गया तो इतनी सख्त तलाशी थी पहली दफ़ा, और इतना उन्होंने हमें टफ़ टाइम दिया कि मैंने कहा कोई भी आपने ऐसी मेडिसिन नहीं लेके जानी, कोई भी ऐसी चीज़ लेके नहीं जानी कि आपको वहाँ पे जाके परेशानी हो। इवन मेरे साथ कुछ लोग थे, वो बच्चे थे और उनके दादा थे, उम्रे पे लाहौर शहर के थे, उनको उन्होंने कोई किताबें थी उस पर 2-3 घंटे बिठाए रखा। अच्छा, तो जब इतनी सख्ती हो तो चीज़ों को तो साहिब बिल्कुल जरा समझा दें कि ये बेसिकली इस तरह के जो घिरे होते हैं वो लोगों को चुंगल में कैसे लेकर आते हैं, ताकि हमारे सुनने वाले ना, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करती है, एएनएफ करती है, तो पता चल जाए कि लोग बेचारे मासूम लोग होते हैं, दर्द दिल रखते हैं, किसी की हेल्प के लिए तो और बहुत सारे जो तो ऐसी किस तरह ये वाला गिरोह जो है ये काम करता ये है। ऐसी फैमिलीज जो बिल्कुल बेचारे मासूम लोग होते हैं, और बुजुर्ग तो वैसे ही आपको पता है उनको होता है कि चलें किसी का सामान है तो ले जाते हैं। ये जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर ये माफिया काम कर रहा था, खाने पीने वाली चीजों में भी हो सकता है, हर बैग्स जगह में भी पे, हो हर सकता जगह वो पैक आपके शूज़ के वो लेदर में लोग डाल के भेज देते हैं, और आपके कपड़ों की ये जो बहन है, कफ है, उसके अंदर भी डाल के चीज़ें भेज देते हैं। बैग के अंदर अब आपने देखा अक्सर छुपाई होती है, लेकिन सबसे सेंसिटिव मैटर ये है कि एयरपोर्ट का हमला इसमें मुलव्वस है, और ये कितनी बड़ी ज्यादती की बहुत बात बड़ा पॉइंट है। और जिसमें 9 मुलजमान जो है वो पकड़े गए हैं, और किस तरह ये माफिया काम करता होगा। 9 चेन होगी ना, प्रॉपर पूरी चेन है ना, जिसके लोग एयरपोर्ट पे भी हैं, पीछे एयरपोर्ट काम तक कर रहे हैं, पहुंचाते नेटवर्क हैं, पूरा आपका एयरपोर्ट के अंदर तक पहुंचाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर है सारी आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। और सही दूसरा साहब, फिर तो बहुत सारे लोगों पे क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट की नहीं नाकामी और नाअहली नहीं है, ये बहुत सारे अदारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब की नाअहली है कि पता नहीं है कब से काम चल रहा था। बिल्कुल सही कह अब रहे ये हैं पकड़े गए हैं लोग, तो फिर ये चीज़ का वावेला मचा है, शोर मचा है। आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जितने लोग, जितने अदारे इसकी इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं मंशियात की या किसी भी, वो आप देखें पुलिस में अभी कई लोग पकड़े हैं जो ड्रोन के ज़रिए दूसरे मुल्क में मंशियात भेज रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो इस पे इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और इसके खिलाफ एक्शन ले रहे होते हैं, उन्हीं में बहुत सारे लोग होते हैं जो मुलव्वस होते हैं। एयरपोर्ट पर जगह जगह कैमरे लगे हैं, आपकी जगह जगह चेकिंग होती है। तो अना इसमें एक और चीज़ है ना, देखें लाहौर में आप पकड़े गए हैं ना, तो फिर आपको कोई मिलने आ जाता है, कोई पूछने आ जाता है, वहाँ आगे जाके बचत वहाँ के लोगों की आपको जुबान समझ आ रही होती है, और जब आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आप बिल्कुल बेबस होते हैं, लागर होते हैं, आपको तो कोई पूछने वाला नहीं होता, और आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि आपके साथ हुआ क्या है, अब जाना क्या है, करना इस तरह की जो फैमिली। तो फिर साई साहब ये होना चाहिए, फिर जिस तरह के आपके काम है फिर उसको भुगतना भी नहीं। ये वैसे वो सऊदी अरब वाले बड़ा अच्छा करते हैं कि चौक में रख के इनकी गर्दन उड़ा देते हैं। ऐसे लोग जो मासूम लोगों को फंसा रहे हैं, जिनका सारा कैरियर ख़राब कर रहे हैं, जिनको आप अपनी फैमिली से बैरून मुल्क भिजवा के वहाँ अरेस्ट होने के लिए, ये तो आदि लोग है ना ये काम करते हैं। सवाल ये होता है कि आपके एयरपोर्ट के अंदर जो लोग शामिल हैं उनकी पकड़ बहुत जरूरी है शायद से प्रसाद। अच्छा, इसमें दो चीज़, सबसे पहले तो ये देखें वजारत दाखिला के इस काम को सराहना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक फैमिली उसका नोटिस हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली सऊदी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ा, एम्बेसीज उसमें इन्वॉल्व हुई और सारा प्रोसीजर करने के बाद वो फैमिली आ गई, ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बैग एयरपोर्ट तक आ गया, एयरपोर्ट से जब हम लोग एंटर होते हैं तो बाज़ औक़ात जूते भी उतरवा लेते हैं, बेल्ट भी उतरवा लेते हैं, ये एएनएफ जी बिल्कुल ऐसे उतरवा लेती है। वो बैग पहले सिक्योरिटी क्यों ब्रीच हुआ, अंदर गया बैग, उसके बाद आपका चेक इन होता है, वो आपकी चेक इन होता है प्रॉपर, उसके बाद पहले एएनएफ चेक करती है, फिर आप चेक इन पे नहीं ये छोड़ देना कि आप गाड़ी जब लेके आ रहे होते हैं एंट्री पे वहाँ चेक को एएसएफ वहाँ थी, वो निकला वहाँ से पूरा शहर में आई, पहले वो आ गई, उसके बाद एएसएफ आ गई, उसके बाद पहला नाका जो आपके एंट्रेंस पे है अंदर एएनएफ का है, उसके बाद आप गए, आपका चेक इन है, आपने अपना टिकट जो है उसकी बुनियाद पे आपने लिया और सामान बुक करवा दिया, टैगिंग हो गई, टैगिंग के बाद आपका सामान जहाज में लोड होने के लिए चला गया, वो बैग वहां तक कैसे पहुंचा? एक रास्ता नहीं है, इतने सारे पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन तो ये है कि आपका टैग होने के बाद जब आपका सामान सिक्योर, मैं मुसाफिर हूँ, मैंने तो सामान वहाँ दे दिया एयरलाइन के काउंटर पे और टैग करवा के बेल्ट पे चढ़ा दिया, उसके बाद वो बैग कहाँ गया और वहाँ से टैग उतरा और किसी दूसरे बैग पे लगा और वो बैग आपका वहाँ सऊदीया में चला गया और वो फैमिली वहाँ से निकल कर उम्रा करने चले गई, अपने होटल में मुकीम थी, तीसरे दिन जाके सऊदी गवर्नमेंट के जो फोर्सेज हैं उन्होंने पकड़ा और उस टैगिंग की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया कि आपका ये मिला।
मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है मान लिया 9 लोग हैं, गिरफ्तार भी हो गए हैं, बैग वहां रिसीव करने वाला कोई नहीं था। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की बुनियादी तौर पर साजिश की गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे फंसे हैं। वो लोग, गरीब लोग फंस गए, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वहां अगर रिसीवर होता तो फिर समझ आती थी कि वो बैग किसी ने लेना था। हाँ। आगे जाता। तो इस लिया खबर को तो है नहीं डिस्कस किसी करने का सिर्फ मकसद ये था कि थोड़ा सा होशियार रहें और इस तरह की चीजों से दूर रहें जो लोग बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं। अच्छा जी, पीआईसी का रुख कर लेते हैं। एहतजाज का सारा नजला एमएस पर गिर गया, डॉक्टर शोएब असलम को ओहदे से हटा दिया गया। एमएस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है हॉस्पिटल में, कुछ भी होगा आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार है। उनसे मुज़ाकरात करना या यंग डॉक्टर्स के साथ बैठना या मुज़ाकरा उसको एहतजाज को रोकने के लिए कोई और पॉलिसी अपनाना, कोई और तरीक़ाकार अपनाना, ये आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ही काम है कि ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें खलल ना आए, ऑपरेशनल मामला चलते रहे, मरीज जो आ रहे हैं उनमें मुश्किल ना हो। तो बुनियादी वैसे तो इखलाकी लिहाज से तो डॉक्टर्स को एहतजाज नहीं करना। हाँ, अब मैं उस तरफ आ जाता, जिम्मेदारी उसकी है। अब हम अगर मसीहाई किरदार की तरफ आए नहीं, वो तो वो जो साई साहब बात कर रहे हैं आसान हल बना लिया है, हर बात एहतजाज से वो साई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज मुआवजे की सहूलत को बंद नहीं करना। आपको वो वाला एहतजाज कर लेना चाहिए जो जापान में होता है। कोई इसका और रास्ता भी सही साहब हो सकता है। आप मेरी बात जो तहकीकात कर रही है, मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद अगर आप एचआर की कमी है और सीनियर डॉक्टर्स की जानब से जूनियर डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मुझे नहीं लगता कि आजकल जूनियर्स जो हैं वो सीनियर से मार खाते हैं। ये वैसे भी फिजिकली भी तगड़े होते हैं, तो वैसे भी ये एक पूरे जत्थे की सूरत में काम करते हैं। मुझे नहीं लगता सीनियर से ये मार खाते हैं। लेकिन जो भी है, मुझे इखलाकी लिहाज से ये इतना पाकीज़ा प्रोफेशन है कि आपको खिदमत खलक पे है। और आपको तो रोजाना कहना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ डॉक्टर्स के एहतजाज देख हम जब से महीनों पे हम जब से इस प्रोफेशन में हैं, हम तो इनको कवर ही करते हैं और कोई ऐसा साल और कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा कि एहतजाज मेरे ख्याल से ये बड़ी गलती होती है। ये बड़ी क्योंकि इनके बार बार एहतजाज दिखा के इनको पता होता है कि जी हमें तो पूरी दुनिया दिखा रही है। लेकिन अब तो चीजें लोग हैबिचुअल हो गए हैं, कहते करते जाएं। शुरू में बड़ा इसका इम्पैक्ट आता था, अब तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि इन्होंने रहना ही सड़कों पे है। जिस तरह आप ये देखिए, एक सियासी पार्टी सड़कों पे रहती है। यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, नर्सेज एहतजाज करी, पैरामेडिक्स एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब काम कौन कर रहा था वहाँ? कोई भी नहीं। मतलब मेरा तो नहीं, तो मुझे एक बात बताए ना कि इनको पिछले साल से पीआईसी बना हुआ है, चल रहा है, इनको अब आके समझ आइए कि एचआर की कमी, बस पर्दा मुहरकात कुछ और होते हैं, इनके अपने जाती इश्यूज होते हैं, अपने जाती मफादात होते हैं, सामने कुछ और रखा जाता है। ये एहतजाज की नौयत होती है। वहाँ जब ये यंग डॉक्टर्स एहतजाज क्यों करते हैं? बेड्स की कमी है। ये यंग डॉक्टर्स एहतजाज क्यों करते हैं? दवाइयां नहीं है। बाद में 3 इनके अपने मुतालबात साथ वही होते हैं। ये तो होता ही नहीं, मुतालबात ही नहीं। ये तो मरीजों का होना चाहिए ना। ये अगर लोहाकीन का मुतालबा होना चाहिए। देखें, अद्वियात, बेड, एचआर की कमी, इस पे एहतजाज हो तो फिर ये रोजाना होना चाहिए। और रोजाना अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो बाजू में स्याह पट्टी बांध लें और काम किए जाए। एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाना है ना। इतना मरीजों के हक के लिए एहतजाज आप अगर पुरतशद्दुद और मुश्तइल होकर एहतजाज करके ये मैसेज देना चाहें कि गवर्नमेंट को हम ब्लैकमेल करेंगे, गवर्नमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, तो मेरे हिसाब से रियासत कभी सर ये इतने सादे लोग नहीं है। मैंने पीआईसी का जो एहतजाज हुआ ना था 3-4 साल पहले, वो मैंने कवर किया था और मैं वहाँ पे मौजूद था। उसमें मैंने ये देखा था वकला जो अंदर आए, वकला की जानब से तशद्दुद किया गया, तोड़ फोड़ की गई, पुलिस कंट्रोल करके बाहर ले गई, चीज़ें टैकल हो गई। लेकिन उसके बाद जब दोबारा वकला आए, वो कैसे आए? वो इन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त ऊपर किया हुआ था। इन्होंने, इनके डॉक्टर्स 2 मेरे सामने बाहर आए, उन्होंने बाहर पत्थर फेंका, फिर एक छड़ी फेंकी, जिसके बाद दोबारा वकला अंदर आए। ये तो पुलिस उस वक्त शेलिंग और लाठीचार्ज ना करती तो उस वक्त बहुत बड़ा सानहा हो जाना, क्योंकि ऊपर से इन्होंने ईंटें बरसानी थी। तो इतने आम और सादा लोग नहीं कि एचआर की कमी की वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं या सीनियर्स ने जूनियर को मार दिया है। इसके पसे पर्दा मुहरकात वाज़े तौर पे कोई। बट साहिब साहब, इतनी सेंसिटिव जगह है कि यहाँ पर तो इतने दिनों से एहतजाज चल रहा है, ये तो 1 घंटा भी एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी के पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। हाँ, पूरे पाकिस्तान से इंडोर आउटडोर में इतने मरीज भरे पड़े होते हैं। कोई अपनी दवाई लेने आया है, कोई चेकअप के लिए आया है,
और दूर दूर से आते हैं लोग रिक्शों में, बसों में, और जब आके लोगों को ये पता चलता है ना कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, एहतजाज हो रहा है। और आप ये देखिए जब ये एहतजाज हो रहा होता है तो कोई किसी का फॉलोअप चेकअप या किसी ने अगर अपनी मेडिसिन लेनी है वो भी कोई नहीं दे रहा था। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस तरह के अब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, तो उसी नज़म ज़ब्त की बुनियाद पर इन्होंने अपनी नौकरी करनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करते हैं तो लगाएं इन पे, फिर पीडा एक्ट लगाएं, सही बात एक नोटिस दें, इनको लाग पता जाएगा। मिसाल बनाना चाहिए ना, ताकि लेकिन वही ये मसला है रिवायत ना। नहीं रहती तो हमें शिप्रा साहब इस पे कौन माफी दे रहे हैं, इस पे कौन अमल दरामद कर रहा असल में है? ग्रुप आपके सारे मिनिस्टर, आपके सारे अरकान असम्बली भी हलफ लेते हैं, आपके जितने सरकारी मुलाजम हैं उनका भी तहरीरी तौर पे एक हलफ ही होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं बड़ी ईमानदारी से नौकरी करूंगा, पढ़ के भी सुनाते हैं। तो क्या ऐसे चीजें इस पे अमल दरामद होता है? बस उस पे अमल हो जाए तो मरीज बेचारे इस तरह से परेशान ना रहे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, अभी क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर क्या है? ऑनलाइन जो टिकट मिल रहे थे जी, अगर आपने मैच के लिए अपने टिकट खरीदने हैं तो अब आपको बताएं टिकट 26 शहरों के TCS के 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। जो लोग ऑनलाइन नहीं खरीद सके उनके लिए अच्छी और बड़ी खबर ये है जी, ये बिल्कुल नहीं होंगे। सही साहब, वो मेरे बेहतर आपको ज्यादा पता है, वो बिल्कुल नहीं होंगे। बट जिन लोगों ने टिकट्स लेनी है वो 108 आउटलेट्स हैं TCS की, वहां से भी आप टिकट खरीद सकते हैं और मैच जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। शेर आ गया तो आपने सुना होगा, लेकिन टाइगर निकल गया, भाग गया। हो क्या रहा था मामला कि सफाई की जा रही थी और सफाई के दौरान अमला इधर उधर जरा सा भी हुआ और टाइगर भाग निकला। खौफनाक है, देखिए इंतहाई खौफनाक है। और ये लाहौर में मेरे ख्याल में तीसरा वाकया है। हाँ। कुछ दिन पहले शालामार के इलाके में जल्लो वाली साइड पे ही एक वाकया हुआ था हरबंसपुरा में, कि घर में रखा शेर जो है खौफनाक था, गली में निकला, जानवर था, डरा हुआ था। अदरवाइज अगर वो अपनी जो उसकी फितरत है उस पर आ जाता तो उस दिन वो नुकसानदेह साबित हो सकता था। लेकिन चले बर वक्त कार्रवाई की गई, उसको मार दिया गया, फायर कर दिया गया। अब एक और इंसिडेंट के जहाँ पे आपने मुकम्मल एक महकमा बिठा रखा है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आपके ये जो जंगली जानवर हैं जो सेहत के लिए SOP होते होंगे कि आप सफाई के लिए अगर जा रही हैं, पिंजरा खोल रहे हैं तो उसको आपने किस तरह करना है, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब आप सारा मलबा एक मुलाजिम पे डाल रहे हैं कि ये सारी उसकी नहली और कुताही है, उसकी बुनियाद पे ये किया गया है। मुझे ये बताएं कि आप चेक करें कि कवानीन क्या है, पॉलिसी क्या है, किसके मुताबिक जंगला किस तरह खोला जाता है। एक बंदा तो एट अ टाइम वो काम नहीं कर रहा होगा वहाँ पे, एक बंदा नहीं इस पे होता, ऑब्वियसली कोई 3-4 लोगों की टीम तो होती होगी। अच्छा, निकल गया, वो जल्लो था, ओपन एरिया है। अब तो मैं बड़े साल हो गए वहाँ नहीं गया, अब तो कहते हैं बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। कुछ पहले तितली घर बना था, अब सुना है कि जू का भी वहाँ पे कुछ चीज़ें बन गई हैं। तो लेकिन बर वक्त चले वाइल्ड लाइफ एक्टिव हुई, उन्होंने उसको पकड़ा और वापस ट्रीटमेंट करने के बाद उसको बंद कर दिया। अगर खुदा न खास्ता रश के औकात में या लोग वहाँ जो सियाहत के लिए आ रहे होते हैं, फैमिलीज आ रही होती हैं, बच्चे ज़्यादातर जाते हैं और भी लोग जाते हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सियाहत के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए अगर उस रश के टाइम पे अगर वो टाइगर बाहर होता जंगले से तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता था, ज्यादा नुकसान। इसलिए मेरे ख्याल में आप अपने लोगों को सजा जरूर दें, जो मुलाजिम इसका जिम्मेदार है उसको सजा जरूर दें। कमेटी बन गई, हमारे यहाँ ये मसला है कि जिस चीज़ पे मट्टी डालनी हो, जिस चीज़ को दबाना हो, उस पे हम कमेटी खेल के और उसके बाद छोड़ देते हैं। निचले मुलाजिमों पे आपका बेचारा नजला मलबा डाल देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। एक मुलाजिम है, उसने तो अच्छा, फिर जिसने सफाई करने जाना है वो कोई आसान काम है? जंगली जानवर के सामने जाकर आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई आसान काम तो नहीं है ना। प्रॉपर डेजिग्नेटेड लोग होते हैं वही करते हैं। आम बंदा तो कर ही नहीं सकता, आम बंदा तो कर ही नहीं सकता है नहीं। और बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके साथ बंदे को भी आप अकेले को नहीं भेज सकते। ये लोग, ये जानवर मानूस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मुलाजमीन उनको खाना फेंकते हैं, गोश्त डालते हैं, सफाई के लिए जाते हैं, वो उनके साथ मानूस भी होते हैं, ड्यूटी होती है। वरना तो मसला सिर्फ ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर रखा जाए तो वो भी नुकसानदेह होना शुरू हो गया है। वाइल्ड लाइफ के ज़रिए इंतजाम अगर आपने रखा है वो भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो अब एक्टिव होने की जरूरत है। खुदा न खास एक बड़ा, मुझे याद आ रहा है एक हुआ था वाकया, जंगला फलांग गया था, पता नहीं वो लाहौर का था या कराची में एक वाकया हुआ था जो कराची में हुआ था और खासा पुराना है, काफी अच्छा। एक चीज की समझ नहीं आती शिप्रा साहब
कि बहुत सारे लोगों ने देखें, कुत्ते तो हमने घरों में देखे हैं, हिफाजत के लिए रखे जाते हैं और वो इस तरह नहीं खूनखार होते। शेरों का क्या मकसद है? शेर से आपने घर में पिंजरे में बंद रखे हुए हैं और सोशल मीडिया स्टंट के लिए लोगों पूरे सोशल मीडिया स्टंट और पूरे मोहल्ले में ये हो जाता है, शोशा हो जाती है कि साहब ने शेर रखा हुआ है और उससे चाहे वो खुद भी डर रहे हों, उनको खुद भी कहीं नुकसान हो जाए, लेकिन रखा इसलिए है कि पूरे इलाके में एक जे कार इलाके में। और सोशल मीडिया का आजकल लोगों को ज्यादा वो है कि हम बस सोशल मीडिया पे दिखा देंगे हमने शेर रखा है। बट ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसकी प्रॉपर तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये बैक टू बैक 2-3 वाकयात हो चुके हैं। और यहाँ तो आपके अपने घर में ही अगर ये वाकया हुआ है तो मेरे ख्याल से जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि तहकीकात जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और शायद इसको तो ये कहना चाहिए देर आयत दुरुस्त आयत, 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 31 मार्च तक नस्ब होंगे। ये सिर्फ एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे या कुछ इसमें बेहतरी का सबब भी बनेंगे? अली साई साहब, जो हालात होते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पिछले 5-7 साल से ये हमने नई चीज़ देखी है, स्मोग पहले तो नहीं होती थी। हम सिर्फ लाहौर को देखते हैं, अगर आप छोटे शहरों में जाएं तो वहाँ पे तो सिपरा साहब इस चीज़ को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे। मेरे अपने शहर डस्के में, वहाँ पे चूँकि डस्ट मट्टी उस तरह साफ़ नहीं की जाती सड़कें जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह लाहौर में रोज़ाना होती हैं, वहाँ पे तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं। वहाँ पे तो शायद किसी ने कभी किया ही नहीं कि इसको चेक ही नहीं किया, लेकिन वहाँ भी बड़े बुरे हालात होते हैं। और लाहौर के जो हमने हालात देखे हैं, जिस तरह पिछले दिनों में गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ऊपर गया है कि वो नाकाबिले बयान है। बिल्कुल, और उसमें गुजारा करना भी नाकाबिले बयान है। और जो बीमारियां हमने बताई, तो इसमें लाहौर में जो कह रहे हैं 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, अल्लाह करे इसके समरात भी आएँ। अगर तो ये सिर्फ चेकिंग के लिए है तो इसका कोई फायदा नहीं। दैट इज द पॉइंट। मैं यही जानना चाह रही थी कि शायद सिपरा साहब ये सिर्फ मॉनिटर करेंगे, ये कुछ अच्छा काम भी करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ करेंगे? देखें, मॉनिटर करके 10 देंगे काम तुसी आप करना है। अब ये नहीं 10 की सिपरा साहब दसंदा की फायदा, हमें टाइमली कोई ऐसा चीज लेकर आनी है कि इसको कंट्रोल करें। ये हम बता दें, अगर ये बता दें कि फलां जगह पे वायलेशन हो रही है और उस पे कोई काबू ना पाया जाए, वायलेशन भी नहीं बताएंगे, एरिया शायद ये डिक्लेयर कर देंगे हॉटस्पॉट एरियाज के, यहाँ पे इंडेक्स ये आ रहा है, यहाँ पे जो आपके आलूदगी की शरह वो ये आ रही है। इक़दाम उठाने हैं कि वो जिस तरह क्या वो जो कोविड में जब लगता था कि वो स्मार्ट लॉकडाउन और फलां लॉकडाउन, और उस बुनियाद पे कोई होगा कि इस एरिया अच्छा, मैं समझ रहा था एयर प्योरीफायर लग रहे हैं। नहीं साई साहब, ये तो मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगा रहे हैं। वो मॉनिटरिंग करके देखें, अल्टीमेटली या आवाम ने करना है या हुकूमत ने करना है, फैसला तो इन दोनों में होना है। और तीसरा फैसला अल्लाह ताला की ज़ात का है, जो सबसे बेशक सबसे पहले वो होना है और उसकी बुनियाद पे हुआ। देखें, इस साल भी जब हम लोग सितंबर अक्टूबर में इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू हुए और जब दिसंबर और नवंबर के मिड और दिसंबर के आगाज़ पे स्मोक का लेवल देखें 800-900 क्वालिटी इंडेक्स चला गया, उसके बाद नीचे आना नामुमकिन नज़र आ रहा था। लाहौर को छोड़ के गुजर खान और लेफ़्ट राइट पे हम लोग मसनूई बारिशों का भी सोच रहे थे गवर्नमेंट, लेकिन अल्टीमेटली एक अल्लाह ताला ने ऐसा मोइज़ा किया कि हवाओं का रुख चेंज हुआ और वेदर क्लियर हो गया और आज तक वो वेदर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह। देखें, मैं हमेशा से कह रहा हूँ स्मोक नाकाबिले बर्दाश्त है, फोग आप बर्दाश्त कर लेते हैं। मोटरवेज को बंद कर दें, जीटी रोड्स पे स्लो जाना पड़े, लोगों का आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर हो जाए, आना जाने में मुश्किल बर्दाश्त हो जाती है। सांस का प्रॉब्लम हो जाए, लंग्स इफेक्ट हूँ, गले खराब हूँ, वो सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं, आपकी लाइफ क्वालिटी पूरी की पूरी डिस्टर्ब होती है। अब देखें, एक ऐसा एक वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है जो कि डॉक्टर्स के पास बंदा जाए तो वो कहता है जी आप दवाई लें या ना लें, 7 दिन बाद ये ठीक होगा। अब ये क्या है कि ये कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट से आपको मिली है कोई चीज़ जो इफेक्ट करती है, फिर उस पर दवाई भी असर नहीं करती और उस वायरस का 7 दिन की लाइफ है, उसने 7 दिन रहना ही रहना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, फिर इस वक्त एक और बात सही साहब करके फिर आप पे आ जाऊं, हमें इस वक्त दुआ करनी चाहिए। इस वक्त खुश्क सर्दी है, इस मौसम में हमें अल्लाह के हजूर सर सुजूद होकर बरान रहमत की दुआ करनी है। इस वेदर में ये जो अभी चल रहा है, इसमें एक बारिश हो जाए, हल्की बारिश हो जाए, कुछ मौसम बेहतर एक बारिश हो जाए, ये जो हमारे गले खराब, फ्लू और ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क आएगा। खुश्क सर्दी से हम लोग निकल जाएंगे। इसलिए हम लोग शब मेराज, शब बरात की बात कर रहे हैं। आगे एक मुकद्दस महीना भी आने वाला है, माह रमज़ान आने वाला है, तो इसलिए हमें इस वेदर के लिए हुकूमत
तो ठीक है वो अपना करेगी दुनियावी काम, लेकिन अल्लाह की तरफ भी राग़िब होने की नहीं सिब्रा साहब, बिल्कुल हमारा बड़ा पुख्ता यकीन है और हम अल्लाह ताला पे बड़ा यकीन है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ही बेहतर करेगा और वही करता है। लेकिन जो हम अपना हिस्सा डालते हैं वो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। और मेरा ख्याल है हमारे लिए तो वैसे ही लाहौरियों के लिए खसूसी बीमारियाँ भी हैं। कभी डेंगू आ गया, कभी कोविड आ गया, कभी आपको मैं मिसाल दे रहा था इसलिए आपको सही सब सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब है तो पहले मैंने एक अच्छे हॉस्पिटल से बड़े सीनियर डॉक्टर से चेकअप कराया, उसने यही बात की। फिर तबीयत एक दिन में ठीक नहीं हुई, 1.5 दिन बाद फिर एक और डॉक्टर को चेक कराया जिन मैं बचपन में जहाँ से चेक करवाता था, उसके पास लेके गए, उसने भी वही बात की। तो फिर जब उनसे पूछा कि 2 दिन पहले भी एक डॉक्टर है वो भी यही बात कर रहा है, आप भी वही बात कर रहे हैं, इशू क्या है, तो फिर उसने बताया कि ये एक इस तरह का वायरस आया है जो बच्चों को बड़ों को सबको इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी लाइफ 7 दिन में है। हाँ। इसलिए हमें एहतियात करने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा मोहतात रहे सब लोग, खासतौर पर बच्चों का खास ख्याल रखें। अच्छा जी, अगली खबर है 24 घंटे में 70% रकम वापस। रेलवे की नई टिकट रिफंड पॉलिसी है। मुसाफिर ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे कबल 90%, रवानगी के बाद 2 घंटे के अंदर 50% रिफंड कर दिया जाएगा। ट्रेन के 6 घंटे लेट होने पर मुकम्मल रकम वापस दी जाएगी। वाह, बच गए तो फिर मिल जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ बच गए तो फिर मिल जाएगी। हाँ। और अगर आपने सफर नहीं करना, उस दिन आपने देखी है वो सीसीटीवी, हाँ जी बिल्कुल खतरनाक, वो बड़ी खतरनाक है और वो सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से थी। और एक वो कह रहे थे कि वहाँ पे स्पीड लिमिट रखी थी, वो जो ड्राइवर था ट्रेन का उसने ओवर स्पीडिंग की। किस तरह के हमारे पहुंच के ओवर स्पीडिंग की ये भी नहीं समझ आती, ये भी नहीं समझ आती बिल्कुल। लेकिन एक बात ये है कि हमारा इतना अच्छा सिस्टम कहते हैं रेलवे का, इतना पुराना सिस्टम है, इतनी आपने जगह घेरी हुई है। मेरे तो घर के साथ पता नहीं सैकड़ों एकड़ इनके पास जगह है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, वो करते क्या है बंदे काम, मुझे तो ये भी नहीं समझ आया। सिपरा साहब मेरा बीट करते रहे, मैं करता रहा, और मैं वो पूरे का पूरा एरिया आप गड़ी शव के साथ देखे रेलवे के, और फिर न्यू गार्डन सारा ये सारे का मैंने साल 1.5 रेलवे किया है और मैं इनके पूरे डेजिग्नेशन नहीं पढ़ सका। और वाहिद रेलवे का डिपार्टमेंट तो होगा जिसके इतने सारे डेजिग्नेशन हैं और इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं पूरे नहीं पढ़ सका साल में। तो इतने सारे लोग लगाए वो कितने सारे लोग। वैसे एक और चीज देखना, काम तो सिर्फ ये है ट्रेन लेके जानी है, ट्रेन लेके आनी है। आपकी कोई वो माल बरदार ट्रेनें हैं, कोई सवारियां वाली ट्रेनें हैं, और उसमें मेरा नहीं ख्याल आप इतनी हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ से कभी किसी ने खैर की खबर नहीं कोई सुनाई। ये टाइम लेट होना ये तो मामूल है। खसारा तो हमने पिछले साल से सुन रहे हैं कि ये खसारे में जा रही है, हालांकि और टिकट लेना जाए तो मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मामलात अगर इस तरह से ले तो आपने जो फैसिलिटेट करना है लोगों को, वो क्या फैसिलिटेट करेंगे। वैसे एक मैं आपको बताऊं, रुझान लोगों का बड़ा कम हो गया है। इससे नहीं, जो मैं आपको बताता हूँ, जो कराची सिंध इस तरफ ट्रैवल करते हैं अभी भी ट्रेन पे करते हैं। अच्छा, पिंडी तक भी लोग ट्रैवल करते हैं, और कुछ इस तरह के प्राइवेट सेक्टर से जो हम लोग ट्रेन मुझे तो बहुत मुश्किल से कभी सुनने पे मिलता है कि कोई ट्रेन पे देखो फर्क होता है ना, कम्युनिटी का फर्क। अब जिसने 8-10 लोग हैं उन्होंने जाना है, या 2-4-5 लोगों ने जाना है, फैमिली ट्रैवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, छुट्टियों में सरमा की हूँ, गर्मा की हूँ, कराची या रावलपिंडी तक जो जाते हैं लोग बड़े सफ़र करते हैं। आपका शायद रेलवे स्टेशन पे जाना नहीं हुआ, मेरा आना जाना होता रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर से हम चला रहे हैं वो बड़ी ही अच्छी ट्रेन हैं। आप उनकी सीट्स देख लें, उनका आगे सारा अंदर की जो वैगन्स हैं उनका इन्वायरमेंट देख लें, फिर आगे आपको अगर वो अच्छी हो सकती है तो फिर दूसरा उनका एचआर कम है ना, उनका एचआर कम है ना। आप एक और चीज देखें ना, गवर्नमेंट सेक्टर, एक और चीज देख लें कि आपकी जो सरकारी बसेज हैं कितनी अच्छी बसेज हैं, उनकी हालात देख लें आप। प्राइवेट किसी भी लारी पे हम उम्मीद करते हैं इधर कभी बेहतरी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पहले तो किसी स्पेसिफिक एज में जाके होता था कि आप लोगों की शिकायत सुनते थे कि कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अब हम देखते हैं कि हर एज ग्रुप में, इवन के बच्चे भी ये शिकायत करते हैं, बैग्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, सिटिंग पॉस्चर आपका ठीक नहीं होता, आपका सोने का तरीक़ेकार ठीक नहीं होता, तो बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं इस वजह से भी हो सकते हैं। सो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपको मुसलसल कमर दर्द रह रहा है, वजह क्या हो सकती है, आपको इस चीज़ पर गौर करना होगा। घुटनों के दर्द की वजूहात क्या हैं। फिर हम जो गलतियां छोटी छोटी कर बैठते हैं, घर में अगर बच्चा गिर गया फौरी तौर पर तो आपको समझ कुछ नहीं आता, एकदम से उसको बाजू, अगर आपको लग रहा है लटक गई है तो आपने बाजू बांध दी, तो फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए। फिर जो लोग जिराक के पास फौरी तौर पर ले जाते हैं उसका नुकसान किस तरह से उठाना पड़ता है।
और ओवरऑल हम लोगों को जिन मसाइल का सामना है वो ये है कि जी हड्डियों में दर्द रहता है, तो इसके लिए लोग कहते हैं अच्छा जी विटामिन डी का इस्तेमाल बच्चों में ड्रॉप्स की सूरत में कर ले, बच्चों में मेडिसिन की, बड़ों में मेडिसिन की सूरत में कर ले, तो करना क्या है, इसको हम अच्छी ग़िज़ा से कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं जी, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिन्ना हॉस्पिटल से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आम शिकायत हर किसी से ये डिफरेंट एज ग्रुप में हम देखते हैं, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, वजूहात क्या है इसकी? फर्स्ट ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया हमें, ताकि मैं अपना नुक्ता नज़र इस लिहाज से बयान कर सकूं और इस चीज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। बच्चों में हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि बच्चों में मिडिल एज और फिर ओल्ड एज और यंगर एज। अच्छा, अब जब बच्चों में है तो कुछ प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि बच्चे ने सिर्फ माँ का दूध ही पिया होता है, उसके बाद बच्चे दूध को पसंद नहीं करते। अब फिर एक नई जो जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हम थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमारी पकाने के तरीक़ाकार भी उसी तरह ही वो रैपिड होते जा रहे हैं। और बच्चे और जो हमारे यंग्स हैं ज़्यादा लाइक यही करते हैं कि हम जी एक जूस का पैकेट, जो सो कॉल्ड वो जूस भी नहीं होता, जो बाज़ार का एक डब्बे का जूस होता है, और उसके साथ जो है ना वो बर्गर खाना पसंद करते हैं। इवन सुबह ब्रेकफास्ट में भी बच्चे यही करते हैं, कोई ना कोई अंडा खाता है, ना कोई दूध का गिलास पिएगा बच्चा। और जो यंग्स हैं हमारे, ये भी वही काम करते हैं, वो सारी चीज़ें यही इस्तेमाल करते हैं। और पर्टिकुलरली हमारी जो ख्वातीन है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट करके जाती हैं, और वो जाते हैं 10 बजे जाके, तो वहीं से यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या यहाँ पे भी वो जो वर्किंग हैं वो भी यही करते हैं कि वहीं से जो है ना वो जो हाइब्रिड किस्म का नाश्ता है कि आधा उसमें वो जो बर्गर है और कोई उसमें एग्स नहीं है, उनकी डाइट बड़ी पुअर है। और इस वजह से दिस इज़ द रीज़न कि जो है ना उन्होंने कभी कैल्शियम जो है ना लिया है और ना ही दूध का गिलास। डॉक्टर साहब, क्या हम सबके लिए विटामिन डी के अल्टरनेट पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अदरवाइज हम देखते हैं कि जैसे 30-40 क्रॉस करें, हर बंदा जो है वो कमर दर्द की, हड्डियों की शिकायत लेकर आ जाता है। जी बिल्कुल, मोस्टली लोग यही हैं कि जब गर्मियों में तो सारे लोग जो है ना वो पसंद करते हैं कि जी हम एसी में बैठें, एसी के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, कभी कोई धूप में निकलना पसंद नहीं करता, इसीलिए हमारा वो जो है ना वो बर्दाश्त का जो है ना वो लेवल कम होता जा रहा है। और सेकेंडली ये है कि डाइट को भी इतनी पुअर होती है, कोई धूप में, अभी सर्दियों में भी इवन बैठना पसंद नहीं करता, जी मेरा रंग काला हो जाएगा। तो रंग काला जो है ना, आपको एक एक्सपोजर की ज़रूरत तो है ना। देखें, अल्लाह ताला ने सूरज बनाया है, तो वो सूरज की का फ़ायदा ही है, लामहदूद फ़ायदा है उससे। बेशक। तो कोई भी जो है ना वो धूप में बैठना, ना हमारे बच्चे, ना हमारे मिडिल एज, ना हमारे यंगर्स, ना हमारे जो है ना ओल्ड एज वाले लोग बैठते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बता दें, अब छोटे छोटे इश्यूज़ घर में हो जाते हैं, बच्चा बेड से गिर गया, फिर हम अक्सर देखते हैं कि सीढ़ियों से कोई गिर गया, पाँव मुड़ गया, तो ऐसे में हमें फर्स्ट एड के तौर पे करना क्या है? फौरी हम अक्सर देखते हैं लोग पाँव बांध देते हैं, बाजू ऊपर करके बांध देते हैं अगर नीचे लटक गई है, तो फौरी तौर पर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये है कि अपने सेंसेस बहाल रखें, और बच्चे को जो है ना आपने अगर बांधना भी है ना, तो लाइट सा बैंडेज होता है, क्रेप बैंडेज होता है, इलास्टिक होता है, वो उसको बांध दें, और उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी शॉपर में या आप जो है ना कपड़े में बर्फ़ डाल के तो उसका टकोर कर दें। इससे ज़्यादा कोई मालिश, कोई टकोर, कोई मसाज आपने बिल्कुल नहीं करना। और उसको जो है ना आपने थोड़ा सा उसके नीचे तकिया रख देना, अगर हाथ है, बाजू है, या नीचे गोडे से नीचे है, फिर भी उसके नीचे तकिया रख लें, वो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। कोई सख्त किस्म की पट्टी, कोई किस्म की टाइट किस्म का बैंडेज बांधने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अक्सर हम देखते चलते चलते पाँव फिसल जाता है, पाँव मुड़ जाता है, अक्सर दफ्तर में भी लोगों का हो जाता है, हील्स पहनने की वजह से भी खवातीन का हो जाता है, बच्चों का भी हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में ये करना है कि वो उसको जो है ना, एक तो उसको आराम से आप सुकून से जो है ना वो लिटा दें, और लिटाने के बाद बर्फ़ जो डाल के उसमें कपड़े के अंदर या शॉपर के अंदर वट एवर इज़ अवेलेबल, तो आप जो है ना उसको वहाँ से थोड़ा सा टकोर कर दें, और किसी को नज़दीकी हॉस्पिटल या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उससे आप उसको दिखा दें। अच्छा, अब इस तरह की सिचुएशन जो मैंने बताई ना, खुदा न खास्ता कोनी अगर आपकी कहीं लग गई है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा हुआ था
कि मैं बस ऊपर कबर्ड से कुछ निकाल रही थी और नीचे बहुत ज़ोर से मेरी गोनी लग गई कबर्ड के ही हैंडल को, तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। तो ऐसे में होता ये है कि घर में बच्चा गिर गया खेलते खेलते, तो आप ये कर देते हैं फौरी तौर पर जराह के पास ले जाते हैं। इस प्रैक्टिस को कैसा देखते हैं? इस प्रैक्टिस में यूजुअली जब जराह के पास हम लेके जाते हैं तो वो यूजुअली फ्रैक्चर नहीं होता, तो उन्होंने एक्सरे भी नहीं करना होता, बगैर देखे और बगैर समझे वो एक टाइट बैंडेज कर देते हैं जो। और एल्बो तो एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि आप उसको 2 हफ्ते तक अगर बांध देता है कोई तो फिर एल्बो सीधी नहीं होती। फिर बड़े उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा फिजियोथेरापी इंटेंसिव करानी पड़ती है और फिर भी उसकी पूरी मूवमेंट्स नहीं आती। तो ऐसी सूरत में अगर ये मतलब मसला हो जाता है तो बेहतर ये है कि किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में, अब तो काफ़ी सारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब बीइंग अ सर्जन, ये जो जॉइंट्स वाले पार्ट होते हैं, ये हाथ अक्सर हम देखते हैं लोगों का ऐसे करके मुड़ जाता है, ये पार्ट, ये आपकी एल्बो की हड्डी है, ये घुटने या फिर आपका पाँव टर्न हो गया, ये कितने सेंसिटिव होते हैं और इस पर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं, आपको रिस्क सर माजरत, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम डिस्कस कर रहे थे कि हड्डियों में मुसलसल दर्द का मामला, तो ये जो जॉइंट्स में पेन है बेसिकली इसकी वजूहात क्या हैं और इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है? सर ये जॉइंट्स में पेन की वजूहात क्या होती हैं? जी, कुछ तो बर्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे बच्चों में हो जाते हैं, और कुछ कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हैं, और फिर यंगर एज हमारी जो होती है वो डाइटरी डेफिशिएंसी की ज़्यादा रीजंस हैं। फिर मिडिल एज में लोग आ जाते हैं तो थोड़ा एक्टिविटी प्रॉब्लम होता है, कभी धूप में नहीं बैठते, कभी बाहर नहीं निकलते, कभी ग्राउंड में नहीं बैठे। इवन घर के जो है ना वो अगर छुट्टी भी होती है तो फिर भी घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं या फिर दिन सो के गुजारते हैं, तो एक्टिविटी लेवल ना होने के बराबर हो जाता है और धूप का एक्सपोजर नहीं होता। और फिर ओल्ड एज में जो है ना वो कुछ डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं, ओल्ड एज की डिजीज़ हैं, कमर में जो है ना वो छोटी छोटी नोकें बन जाती हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, डाइटरी डेफिशिएंसी है। और सर कैल्शियम की कमी को हमने कैसे दूर करना है, हमें ये बता दें। सिर्फ ये है कि बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर थोड़ा सा जो है ना वो 8 औंस का एक गिलास है तो वो उतना दूध अगर पी लें तो उसमें जो है ना वो कमी पूरी हो रोजाना जाती की है, बुनियाद रोजाना की बुनियाद। ठीक है, इसके लिए कोई टाइम की बंदिश नहीं, कोई एज की बंदिश नहीं, कोई टाइम की बंदिश नहीं है, जब उन्हें टाइम मिले फिर वो पी लें। सही। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दूध का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या ये हड्डियों के लिए नुकसानदेह होता है? बस नीम गर्म पी लें, ज़्यादा ठंडा जो है ना वो अगर वो उनको नीम गर्म पसंद नहीं है तो ठंडा पी लें, लेकिन दूध तो पीना चाहिए ना, वो दूध भी नहीं पीते। कैल्शियम का ऑल्टरनेट सोर्स क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? कैल्शियम का अल्टरनेट सोर्स ये है कि अगर वो दूध नहीं पसंद तो फिर डेफिनेटली कैल्शियम उनको टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में, इन केस ऑफ इमरजेंसी फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी अगर 7 से नीचे होगी तो उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। सर पोस्चर कितने मैटर करते हैं? जो हम अक्सर शिकायत करते हैं कि बैक में पेन रहता है, शोल्डर में पेन रहता है, नेक में पेन रहता है, इसके लिए क्या हमारे पोस्चर दुरुस्त नहीं होते? जी बिल्कुल मैटर करता है इसमें। पर्टिकुलरली वो लोग जो अभी जो है ना आपको आप देखते हैं कि मोबाइल और ये लैपटॉप और ये डिजिटलाइजेशन जो हो गई है इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारा कमर के पट्टों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो कमर में जब बैठते हैं तो अपनी जो है ना पॉस्चर उसको सही रखें, पीछे अपना कुशन रखें, उससे जो है ना उनकी पॉस्चर बेहतर रहेगी। और जो सुबह से लेके शाम तक मोबाइल पे बैठना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, ये एक नई हमारी जो ना बिला वजह की मसरूफियत हो गई है। तो रात को सोते हुए पर्टिकुलरली मोबाइल देखने से अवॉइड करें, लेट के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और आप 5-7 मिनट देख के फिर बस काफ़ी होता है, सफिशिएंट है मेरा ख्याल है कि सही। अब बहुत सारे लोग हैं ना दफातर में 8 घंटे की ड्यूटी है, वो 8 घंटे उन्हें एक ही चेयर पे मुसलसल बैठना है, सो इसके लिए क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? एक ही चेयर पे बैठना है, और अगर वो 8 घंटे तक लैपटॉप पे बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली कमर और गर्दन के पट्टों के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगी। तो होना ये चाहिए कि चलो आधा पौना घंटा करके फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लें, थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ा दफ्तर में ही जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा फिर लें, तो उससे जो है ना वो उनके स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और पीछे कुशन रखें, और जो सॉरी तो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी टिल्ट कर लें, बिल्कुल करेंगे तो वो जो इस तरह करेंगे 90 के एंगल पे तो फिर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। थोड़ा सा उसको टिल्ट कर लें
और टिल्ट करने से ये होगा कि कमर के और गर्दन के पट्टों के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। सही। कुछ लोग कहते हैं कि घुटने की हड्डी में से आवाज आती है प्रॉपर, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि ये कोहनी की हड्डी में, क्या वजूहात होती हैं इसकी? ओल्ड एज में या 50 के बाद, और पर्टिकुलरली हमारी ख्वातीन जो है ना, उनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र मीन्स के 60 साल में फिर वो चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं और वो डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं, उसका स्पेस कम हो जाता है, नोकें बन जाती हैं, हड्डियाँ रगड़ खाती हैं तो दर्द होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सो ये चीज़ें नाज़रीन डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग अपने लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें, अपनी डाइट पे तवज्जो दें, अच्छा खाएं चाहे कम खाएं, पोर्शन में खाएं, और अच्छी ग़िज़ा जो है उसका इस्तेमाल बच्चों में, बड़ों में, हर एज में ज़रूरी है। तो वो चीज़ें जो कि रिकमेंडेड हैं, अंडा हर रोज़ खाएं, बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, दूध का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। तो आज बर्थडे है अब्दुल रहमान मलिकी, वलीद हाशमी, अली हसन, मोहम्मद इब्राहिम अहमद, और शकीला अवैस की बर्थडे है। शेख फातिमा आदिल की बर्थडे है। इसके बाद शेख जहूर, मोहम्मद सोबान अली, अवैस बलोच और शाहाना की सालगिरह है, और अनाबिया। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अपने पिक्चर्स और अपना नाम हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे आज के भाव। फातिमा हमारी रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है ओपन मार्केट में, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। बिल्कुल है ना, सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं और शहरी जो हैं वो बदस्तूर परेशान नजर आ रहे हैं। आज की रेट लिस्ट का क्या फ़र्क है और कितने में दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं वो बताएं। तो सरकारी नकनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में जैसे कि फ़र्क जो है वो अब तक नहीं जा सका। आलू दर्जा अव्वल 50 रुपये होने के बावजूद 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा अव्वल की बात करें तो 85 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन 170 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 65 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन 200 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 375 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन बाजार में 440 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी नख में 550 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में 700 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मटर सरकारी नखनामे में 50 रुपए फी किलो मुकर्रर करने के बावजूद ओपन मार्केट में 205 तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 80 रुपए की बजाय 310 तक फरोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।